शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में संजय राउत लंबे समय से ईडी के रडार पर थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ उनसे की जा रही है पूछताछ, तो उनके घर से मिले हैं 11.5 लाख रुपए कैश। 2 लाख से ज्यादा कैश आप घर में रख नहीं सकते, इसीलिए ईडी ने जब छापेमारी की और इतने पैसे को कैश के रूप में उनके घर पर देखा, तो अब इसी से गंभीर सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर इतना कैश लेकर क्या करना चाहते थे संजय राउत, कहां ले जाना चाहते थे, इतने कैश आए कहां से। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी उनको देना बाकी है। ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है, लेकिन संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, ईडी की छापेमारी के दौरान ये रुपए जब्त किए गए, अब ईडी सामने बिठाकर पूछ रही होगी कितना कैश लेकर कहां जाने वाले थे और इतने कैश आए कहां से। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें चित्रा कि 11.5 लाख 50 हजार कैश बरामद हुआ है। जो सर्च ऑपरेशन आज ईडी ने चलाया था संजय राउत के घर पर, इस कैश को बरामद करने के बाद सीज कर लिया गया है और संजय राउत से अब ये भी पूछा जाएगा कि ये 11.5 लाख रुपए घर में क्यों थे, घर में इतना सारा कैश कहां से आया, ये कैश क्या आपने बैंक से निकाला है या फिर किसी ने आपको दिया है तो क्यों दिया है। इन सारे सवालों के जवाब संजय राउत को अब देने होंगे ईडी के अफसरों को। 2 लाख से ज्यादा कैश कोई भी व्यक्ति घर में नहीं रख सकता है। यहाँ पर 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं और उसे अब ईडी ने सीज कर लिया है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको भी सीज कर लिया गया है, उनको भी ईडी के अफसर अपने साथ ले आए हैं, उस बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे। मैं जल्दी से चाहूंगी आपसे संक्षेप में अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए, ग्राउंड जीरो पर दिव्येश आपकी मौजूदगी है, ये पात्रा चौल घोटाला मामला है क्या जिसकी वजह से ईडी के रडार पर आ गए संजय राउत? संक्षेप में अगर आप जानकारी दे पाए। गोरेगांव में पात्रा चाल नामक एक जगह है या एक भूखंड है और वहां पर एक चाल थी जिसमें 676 घर थे। इन घरों को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को मिला था। उस कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी दोस्त हैं। इस पूरे रीडेवलपमेंट तो वहां पर हुआ नहीं, उस जमीन की FSI 8 बिल्डर्स को बेचकर 1034 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। इसके बाद इस पैसे में से 96 करोड़ प्रवीण राउत को आए, उसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रवीण राउत ने डाइवर्ट किए और वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो पैसे संजय राउत के पास आए। इसके अलावा 55 लाख रुपए अलग से प्रवीण राउत की पत्नी जो है माधुरी राउत, उन्होंने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक अनसिक्योर्ड लोन के जरिए दिया, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के। जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन PMC बैंक स्कैम में शुरू हुई, वहां पर वर्षा राउत ने वो पैसा तब जाकर लौटाया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी की वजह से ईडी के निशाने पर लगातार रहे हैं संजय राउत। ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पात्रा चौल जमीन घोटाला मामला, संजय राउत लंबे समय से इस मामले में ईडी के रडार पर थे। ईडी ने संजय राउत के करीबियों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की, नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी, लेकिन जब राउत पेश नहीं हुए तो ईडी ने एक्शन ले लिया और अभी सामने बिठाकर उनसे कर रही है ईडी की टीम पूछताछ। प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए। संजय राउत भले ही खुद को झूठे केस में फंसाने का दावा कर रहे हैं, मगर गमछा ओढ़कर और तेवर दिखाकर विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई ने मुश्किल वक्त में भी उद्धव के साथ खड़े संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी घोटाले का सारा सच सामने आने का दावा कर रही है। इस घोटाले को शिवसेना से जुड़ा बता रही है। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करे उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाह के पीछे जाना होगा।
माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। दरअसल पूरा मामला पात्रा चौल के बिल्डर प्रवीण राउत से जुड़ा है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन के कुछ हिस्से दूसरे बिल्डर को बेच दिए। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है, लेकिन ईडी की कार्रवाई की शुरुआत के बाद से ही संजय राउत हर आरोपों को नकार रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को वो बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। पात्रा चौल घोटाले में ईडी पहले भी संजय राउत से पूछताछ करना चाह रही थी। इसके लिए ईडी ने 27 जुलाई को नोटिस भेजकर संजय राउत को तलब भी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। छापेमारी के वक्त राउत ने सफाई दी थी कि एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उन्हें संसद सत्र में भाग लेना है और इसलिए वो 20 और 27 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी ओर से 7 अगस्त तक का वक्त मांगा गया है। अगर उस दिन ईडी की ओर से उन्हें तलब किया जाता तो वो अधिकारियों के सामने पेश होते, लेकिन 7 तारीख के पहले ही ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कस दिया है और इस कार्रवाई से महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। मुंबई से देव कोटक, दिव्येश, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। संजय राउत मतलब उद्धव ठाकरे के संजय। अच्छे दिन हो या फिर बुरे, संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे की आवाज बने रहे। उद्धव ठाकरे का रुख संजय राउत के मैत्री से बाहर आने के बाद सामने आता रहा। अब उद्धव सत्ता से दूर हुए तो संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी के सवालों का सामना कर रहे संजय राउत यूं तो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हैं, शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे भी ज्यादा है। वो ठाकरे परिवार के ढाल हैं, उद्धव के सिपह सालार हैं। जब जब ठाकरे परिवार पर आफत आई, सवाल उठे, संजय राउत चट्टान की तरह खड़े मिले। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के आगे जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडी। उद्धव के खिलाफ जब अपनों ने बगावत का बिगुल फूंका तो संजय राउत डटे रहे, ठाकरे परिवार के भरोसे की आवाज बने रहे। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। जो शिवसेना से
टूटे हुए लोग हैं, उनका जो गुट है, उसने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली शिवसेना की। हम लोग यहां बैठकर हंस रहे थे, महाराष्ट्र की जनता भी हंस रही है, मजा ले रही है, चुटकी ले रही है। और हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, ठीक है, आपका एक अलग गुट हो सकता है, आप बाहर निकले, आप अपने गुट की राजनीति कर लीजिए, शिवसेना से पंगा मत लीजिए। बीजेपी शिवसेना के संबंध बिगड़े तो ठाकरे खेमे की आवाज संजय राउत ही थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने संबंधों के दरार के लिए राउत को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। संजय राउत ठाकरे कैंप की वो कड़ी हैं जो दिल्ली तक विरोधी कैंप तक संबंधों के तार जोड़ते हैं। वो कभी राहुल गांधी के साथ दिख जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के साथ। डेमोक्रेसी और जस्टिस से दो शब्द सरकार सुनना नहीं चाहती। हमने चेयरमैन साहब से ये मांग की जेल में जाकर कि हमको भी सस्पेंड करिए, तो चेयरमैन साहब सरकार की तरफ देखकर बोलते हैं कि उनसे कहिए कि आपको सस्पेंड करिए। उसका मतलब चेयरमैन का अधिकार जो है वो सरकार के पास है। सरकार चाहेगी तो सस्पेंड करेगी और सरकार चाहेगी तो रिवोक करेगी। आज तक के इतिहास में हमारे डेमोक्रेसी में ये इसी दिन हमने कभी देखने को नहीं मिला था। डेमोक्रेसी और जस्टिस की मांग करने वाले हमारे 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। आज हम यहाँ चल कर आए, हम सब 12 दिनों से महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे थे और आज दूसरे गांधी के साथ चलकर हम यहाँ तक आए हैं। संजय राउत तब भी मुखर थे जब ईडी सुशांत राजपूत केस की जांच कर रही थी और सवाल आदित्य ठाकरे पर किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत पटना में कहाँ रहता था, उसकी फैमिली क्या कर रही है, वो आज राजनीति करने वालों को उसका आता पता भी नहीं होगा, भूल जाएंगे सब। सुशांत सिंह पटना से मुंबई में आया था, मुंबई में रहता था। सुशांत सिंह को जो भी कुछ मिला है, चाहे पैसा, फेम, काम, मुंबई ने दिया है सब कुछ। वो मुंबई का लड़का था, पटना का कब बन गया? यही कारण है कि केंद्र की एजेंसी का संजय राउत के घर तक पहुंचने के सियासी मायने काफी हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर वो मामला क्या है जिसे लेकर ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। मामला पात्रा चौल के बिल्डर प्रवीण राउत से जुड़ा है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे बिल्डर को बेच दिया। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। पंकज उपाध्याय, देव कोटक के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। करप्शन से बनाई अकूत संपत्ति को काला से सफेद करने के लिए पार्थ चैटर्जी ने पूरी टीम खड़ी की। इस टीम की उपकप्तान अर्पिता थी, तो कई ऐसे खिलाड़ी भी थे जो पर्दे के पीछे रहकर पार्थ के लिए चौके छक्के लगा रहे थे। अब ईडी उन खिलाड़ियों की भी तलाश में लगी हुई है। शांति निकेतन के इस फार्म हाउस ने सबूत दे दिया कि नेता और मॉडल की कैसी पार्टनरशिप थी। एक राजनेता के पास सत्ता की ताकत थी, दूसरी मॉडल के पास खूबसूरती की दौलत थी, और दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि जनता की एक खून पसीने की कमाई तिजोरी में जमा होने लगी।
और जब पाप का घड़ा फूटा तो सब कुछ बेनकाब हो गया। जिस नोट के लिए पार्टनरशिप बनी उसी ने सबूत बनकर अर्श से फर्श पर ला दिया। रसूख जाता रहा, मंत्री पद चला गया, पार्टी ने दूरी बना ली, अपने तक कन्नी काटने लगे। कोलकाता की हाई सोसाइटी में रसूख रखने वाली मॉडल के सारे तेवर ढीले पड़ गए। ईडी से सामना हुआ तो आंसू निकल आए। पार्थ चटर्जी 2011 में मंत्री बने और इसके साथ ही अर्पिता के साथ उनके रिश्तों को भी परवान मिला। दोनों ने जॉइंट प्रॉपर्टी लेकर रिश्तों पर मुहर लगाई। ये सिलसिला आगे बढ़ा और कंपनियां खुलने लगी। ईडी को 3 कंपनियों का पता चला है जिसकी डायरेक्टर अर्पिता है। पहली कंपनी सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनाई गई अर्पिता। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 को वो डायरेक्टर बन गई। आरोप है कि पार्थ चटर्जी ने काले धन को सफेद करने के लिए शैल कंपनियां बनाई, प्रॉपर्टी में निवेश किया। अब तक रडार पर पार्थ की करीबी अर्पिता आई है, लेकिन करप्शन के किरदार कितने हैं, पार्थ के साझेदार कितने हैं, इस पर तफ्तीश जारी है। इन्हीं की तलाश में ईडी फिर से उसी फ्लैट पर पहुंची जहां करोड़ों रुपए मिले। ईडी अब सीसीटीवी खंगाल रही है, दस्तावेजी सबूत जुटा रही है ताकि रुपयों के कच्चे चिट्ठे का भी पता चल सके। ये खुलासा हो सके कि पार्थ और कंपनी के पास पैसे आते कैसे थे और जाते कहां थे, साझेदार और कौन कौन है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आज फिर रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। पिछली बार जब अर्पिता मुखर्जी को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इस बीच ईडी की ओर से दोनों की साझा संपत्तियों का ब्यौरा लिस्ट तैयार की जा रही है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। कल बेलघोड़िया के फ्लैट में दोबारा ईडी ने छापेमारी की और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज का बैकअप है और जो रजिस्टर है, पिछले 3 महीनों के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और पता करने की कोशिश हो रही है कि इन 3 महीनों में कौन वहां आया, कौन नहीं आया। कप्तान पार्थ चटर्जी थे, उप कप्तानी अर्पिता के पास थी, ये तो तय है। लेकिन इस टीम की एक और महिला खिलाड़ी मोनालिसा दास बताई जा रही हैं, जबकि पार्थ चटर्जी की 3 और महिला मित्रों की भी तलाश जारी है। अर्पिता मुखर्जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, अब जरा मोनालिसा दास का भी परिचय ठीक से जान लीजिए। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बांग्ला की प्रोफेसर हैं। वो आसनसोल में एसबी गोराई रोड पर विवेकानंद पल्ली में किराए के मकान में रहती हैं। करीब 5 साल तक वो किराए के मकान में अकेली रही, लेकिन चंद हफ्तों से वो वहां नहीं आई। मोनालिसा की बीरभूम जिले की शांति निकेतन में कई फ्लैट हैं और जमीन का खुलासा हुआ है। ईडी की नजर मोनालिसा दास के इन्हीं संपत्तियों पर है। ईडी ये जांचने में लगी है कि मोनालिसा की दौलत का कहीं पार्थ चटर्जी से कोई रिश्ता तो नहीं है। दरअसल इल्जाम यही है कि पार्थ चटर्जी ने अपने सियासी रसूख के दम पर मोनालिसा को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाई और तो और नियमों को ताक पर रखकर मोनालिसा को प्रमोशन देते हुए डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। आरोप तो यहाँ तक लगे कि पार्थ चटर्जी ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टी मोनालिसा के नाम खरीदी है। मोनालिसा 1-2 नहीं, करीब 1 दर्जन फ्लैट की मालकिन है। पार्थ चटर्जी के गिरफ्तारी के बाद से मोनालिसा अंडरग्राउंड है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ईडी को शक है कि पार्थ ने पैसों को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए अपनी महिला दोस्तों का भी जमकर इस्तेमाल किया। अब ईडी उन दस्तावेजों को खंगाल रही है जिससे बाकी पार्टनर भी बेनकाब हो सके। शांति निकेतन से ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से नोटों का अंबार मिला है। कई बैग में रुपए भर कर ले जाए जा रहे थे। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है कि रुपयों का ये कनेक्शन आखिर कहां तक जाता है। एसयूवी गाड़ी में काले बैग, ब्लू बैग, कार की सीट पर बैग, कार की डिग्गी में बैग और जितने बैग उतने ही ज्यादा कैश।
नोटों के बंडल सजा कर रखे गए तो हर कोई हैरान रह गया। इसे पकड़ने वाली हावड़ा पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था इतनी बड़ी मात्रा में इस रकम की कहानी क्या है। हावड़ा देहात इलाके में पुलिस को ये कामयाबी मिली। सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी ने पुलिस को खुफिया जानकारी दी और फौरन पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। रडार पर ये एसयूवी गाड़ी ये गाड़ी नेशनल हाईवे 16 से गुजर रही थी। तभी पुलिस ने पंचाल इलाके में रानीहाटी नामक जगह पर एसयूवी को रोक लिया। कार का नंबर प्लेट भी देख लीजिए, JH09 AQ0016। नंबर प्लेट के हिसाब से तय हो गया कि गाड़ी झारखंड की है। जब पुलिस ने भारी मात्रा में कैश ले जा रही इस एसयूवी में मौजूद लोगों के बारे में छानबीन की तो 3 लोगों की पहचान सामने आ गई। एसयूवी में रखे गए ये बैग खुले तो खुलासों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। 3 कांग्रेस एमएलए एसयूवी में मौजूद थे। इसमें जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी थे, खिजरी से विधायक राजेश कचप्पा भी थे और कोलेबीरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगारी मौजूद थे। पुलिस ने कांग्रेस विधायकों की एसयूवी रोक ली और फिर शुरू हुई पड़ताल। इस गाड़ी में कई बैग रखे गए थे और सभी बैग रुपयों से भरे थे। बैग खुले तो नोटों का ढेर लग गया। करारे नोटों की अथाह बंडल निकालकर पुलिस गिनती की कोशिश करती रही। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये कैश किसके हैं? ये रकम कहां से कहां ले जाई जा रही थी? कौन इन कैश को लेकर जा रहा था? तमाम सवालों के साथ हावड़ा पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया कि पूरे मामले की तह तक पड़ताल की जाए। सवाल ये भी उठा कि ये रुपए झारखंड से बंगाल लाए गए या बंगाल से अन्य राज्यों में रुपए ले जाए जा रहे थे। सवाल ये भी है कि क्या इन रुपयों का इस्तेमाल सियासी जोड़तोड़ में किया जाने वाला था? तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले कैश की गिनती जरूरी थी। पुलिस वालों ने पहले कुछ मिनट तक बैग से रुपए निकालकर गिनने की कोशिश की, लेकिन इतने नोट गिन पाना बगैर मशीन के बेहद मुश्किल हो गया। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে